Hello everyone, welcome back to Let's Do Chemistry channel. This video consists all chapters of class 7 science. I hope you all are good and doing hard work for your upcoming exam. Do like, share, comment and subscribe. Thank you. Chemistry channel. Today we are discussing for CTT पेपर नंबर 2 साइंस और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के सारे चैप्टर्स की समरी मींस उसमें हम सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे इस पर जिसमें हम वेरी कीनली विल ऑब्जर्व कि क्या हमें ऐसे लगते हैं कि जो कुछ फिगर्स हैं जो हमें आने चाहिए, कुछ ऐसे कीन पॉइंट्स हैं जो हमें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, वो इस क्लास के हम करवाएंगे. सो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे सिंथेसिस करते हैं, यानी कि उनकी फूड बनाने की, यानी कि खाना बनाने की क्या प्रोसेस होती है पेड़ पौधों की. ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में और भी इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है कि कौन से पेड़ पौधों के न्यूट्रिशन, इन चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात करना है. सबसे पहला है ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. हर ऑर्गेनिजम्स को यानी कि जीवाश्म को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है ताकि वो क्या कर सके, उन्हें उनके सर्वाइवल के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए, उनकी वृद्धि के लिए क्या चाहिए, उनको एनर्जी मिलती रहे और साथ ही साथ उनकी बॉडी भी क्या रहे, मेंटेन रहे. ठीक है, इसके बाद है ग्रीन प्लांट सिंथाइसिस फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथाइसिस दे आर ऑटोट्रोप्स. ऐसे पेड़ पौधे, देखिए ग्रीन पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. किसकी मदद से? आपको पता होगा सनलाइट की मदद से. और ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथाइसिस, प्रकाश संश्लेषण इसे हिंदी में बोलते हैं. और दे आर ऑटोट्रोप्स, और उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप. बेसिकली पहले मैं आपको बता देती हूँ, देयर आर टू टाइप ऑफ हम कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स. क्या, कौन कौन से? ऑटोट्रोप और हेट्रोट्रोप. ऑटोट्रोप का मतलब होता है वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, और हेट्रोट्रोप का मतलब होता है वो जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो क्या होता है अपना खाना खाने के लिए दूसरों पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, ऑटोट्रोप का मतलब होता है पेड़ पौधे, लाइक दे फॉर्म देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथाइसिस. जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें एक पिगमेंट होता है, उसमें आप लोगों को पता होगा, उस पिगमेंट की वजह से ही वो क्या, क्लोरोफिल, और वो क्या करते हैं, उसकी वजह मदद से वो खाना बनाते हैं, अपना प्रिपरेशन करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, खाना बनाता है. तो ये वो प्रोसेस है. आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हो और आई होप आपको ऑटोट्रॉप समझ में आ गया हो कि ऑटोट्रॉप क्या होता है. इसके बाद है प्लांट लाइक केस्कटा आर पैरासाइट्स. ऐसे पौधे जो कि जैसे केस्कटा है वो क्या है, पैरासाइट. अब पैरासाइट क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगी. पैरासाइट भी एक तरीके का हेट्रोट्रॉप ही है क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, वो डिपेंडेंट होता है और दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. और ये क्या होता है, प्लांट से फूड लेते हैं और जिस प्लांट से फूड लेते हैं उसे होस्ट कहते हैं. ठीक है, और इसके बाद है प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. प्लांट क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी अपना खाना बनाने के लिए. अभी भी मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये वही है. इसके बाद है क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए. ठीक है, इसके बाद है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बनने के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज आपका वहाँ पे फॉर्म होता है. ग्लूकोज क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, एक तरीके से स्टार्च भी हम इसे कह सकते हैं, शुगर भी हम इस तरीके से, मतलब शुगर फॉर्म या स्टार्च फॉर्म, स्टार्च के फॉर्म में वो खाना इनका होता है. इसके बाद बात करते हैं सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स प्लांट. सोलर एनर्जी किससे ऑब्जर्व की जाती है, जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पौधे में, पत्तियों में. ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है, कब बनती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है. आप लोगों को पता होगा पेड़ पौधे थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, आप लोगों को पता है, तो वो क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन हमको प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीजन रिलीज इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल. और जो ऑक्सीजन होती है, हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जो जीवित प्राणी है, सभी क्या करते हैं, उसे अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि अपने जीवित रहने के लिए उसका यूज़ करते हैं. वो प्लांट से जो हमें मिल रहा है ऑक्सीजन, उसका ह्यूमन बींग भी यूज़ करते हैं, सारे एनिमल्स भी यूज़ करते हैं. आई होप यहाँ तक क्लियर हो. उसके बाद है मैनी फंगी derive न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. देखिए फंगी, आपने कौन देखा होगा, एक ब्रेड रखिए, ब्रेड में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और
उसको बंद करके कुछ दिनों के लिए रख दीजिए, तो आप लोग देखेंगे उसमें फंगस उगाती है, ठीक है, उसमें फंगी उग जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है ना, देखिए जो आपकी चीज़ सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसको उसके ऊपर वो लगना शुरू होती है, क्योंकि वो उसको अपना क्या बनाती है, न्यूट्रिशन बनाती है, उसका पोषक तत्व वो होता है, ठीक है। तो ये इन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप। फंगी जो होती है आपकी क्या होती है, सेप्रोट्रॉप होती है, ठीक है। इसके बाद है अ फ्यू प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं और कुछ प्लांट भी इसमें होते हैं, एनिमल्स और प्लांट क्या होते हैं, दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, हेटेरोट्रॉप। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ हो। इस चैप्टर में दो चीजें मेन थी, एक थी ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, मतलब उनका जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, सेल्फ से होता है, खुद ही बनाते हैं, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉप, हेट्रो मीन्स अदर्स, ओके, एंड ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे और अदर्स से लेते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप क्या होते हैं, फंगस वगैरह, ठीक है, फंगी वगैरह, ये क्या क्या करते हैं, ये डेड डिकेइंग चीज़ों पे लग जाते हैं और वो इनका न्यूट्रिशन होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो यहाँ तक। और एक पैरासाइट आपका होता है कैस्केटा, अमरबेल इसे बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो कि एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में है बेसिकली। इसमें है व्हाट यू हैव लर्न। देखिए एनिमल न्यूट्रिशन, सॉरी इट गेट इंटर्न्ड, अब देखते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसको क्या होता है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मतलब डिपेंड करता है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पे, और वो किस तरीके से खाते हैं फूड और किस तरीके से उनकी बॉडी यूज करती है उसके बारे में भी इस पर बात करेंगे। इसके बाद है द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेक्रेटरी ग्लैंड्स। देखिए ह्यूमन हमारा जो पाचन तंत्र होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल होती है, आप लोगों को मैं पूरा फिगर दिखाऊंगी, ये एक वीडियो और बनाऊंगी उसमें। और सेक्रेटरी ग्लैंड्स होती है हमारी बहुत सारी, आप लोगों को पता होगा ग्लैंड्स होती है ना, ग्रंथियाँ होती है हमारी बहुत सारी, ठीक है, जैसे लीवर हमारी बिगेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ग्रंथियाँ हमारी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द बकल कैविटी, सबसे पहले आपको इसका क्रम या आपको इसका ऑर्डर याद होना चाहिए। बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस, फाइनल इज एनस। और एक चीज आप याद रखेंगे, स्मॉल पेपर में अक्सर पूछा गया क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का रेशियो या फिर इनकी जो लेंथ होती है, तो आप याद रखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 सेंटीमीटर एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज 1.5 सेंटीमीटर। आप कहेंगे लार्ज है लेकिन वो छोटा है और स्मॉल बड़ा है, तो ये आप प्रोसेस समझेंगे जब आप पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आपको आएगा, ठीक है। द मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस आर, जो मेन आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, पाचन करने में ग्रंथियां जो होती हैं, वो एक सेलिवरी ग्लैंड, आपको पता ही होगा, सलाइवा, ठीक है। द लिवर, लिवर तो बिगेस्ट है। द पेनक्रियास, पेनक्रियास आपको पता होगा इंसुलिन कंट्रोल करने के काम आती है। शुगर पेशेंट, ये सब शुगर पेशेंट्स को, क्योंकि क्या होता है उनमें इंसुलिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो। इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं, द स्टमक वॉल एंड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सेक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टमक में वॉल होती है और जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उस पर भी एक वॉल होती है, वो दोनों भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को, जो कि हमारे खाने में पाचन में मदद करते हैं, ऐसे जूसेस को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है द मोड्स ऑफ फीडिंग वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फीडिंग का जो मोड होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवाश्म में क्या होता रहता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। इसके बाद है न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। आप लोगों को देखिए जितने भी मैंने अभी तक चीजें बताई हैं, आप लोगों को उनके प्रोसेसर आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें भी आपको ये क्रम है, ऑर्डर है, ये याद रखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन में सब क्या होता है, एक इंजेशन होता है। सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन, ठीक है। उसके बाद की प्रोसेस क्या है, डाइजेशन, पाचन। उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन, मतलब आपने खाना खा लिया, आप डाइजेस्ट हो रहा है, उसके बाद आपने एब्जॉर्ब कितना किया था उसमें से। इसके बाद है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का हिंदी भी नहीं होता, आत्मसातीकरण, यानी कि उसमें से आपने, अब ये पूरी प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसके मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इनके सारे फिगर्स लेके वो सब चीजें मैं आपको पूरी अप्रोच के साथ बताऊंगी। और लास्ट प्रोसेस जो आपका होता है, इजेशन, तो दोबारा से आई एम रिपीटिंग, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, 5 स्टेप्स प्रोसेस में होते हैं न्यूट्रिशन में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन द बकल कैविटी। जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े फॉर्मूलाज होते हैं, वो स्टार्च के रूप में क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, बकल कैविटी में क्या होता है, डाइजेस्ट होना ही स्टार्ट होता है। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च
पचना शुरू होता है आपका बकल कैविटी में, जबकि अगर प्रोटीन का आपका डाइजेशन होना है तो वो कहाँ होता है, पेट के अंदर, स्टमक में। द बाइल सेक्रेटेड फ्रॉम द लीवर, और बाइल कहाँ से निकलता है, लिवर से निकलता है। लिवर क्या बताई थी मैंने आपको, बिगेस्ट ग्लैंड, ये आप याद रखेंगे। द पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास एंड द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द इंटेस्टियल वॉल कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ध्यान से इसको समझिएगा, ये जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो पेनक्रियास से निकलता है, और डाइजेस्टिव जूस जो होता है हमारी इंटेस्टियल जो हमारी वॉल्स होती हैं उनके अंदर से निकलता है, जो कि आपका कंप्लीटली मदद करता है फूड के डाइजेशन में। कहाँ पर को, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेजल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आपका ये पाचन के बाद जो आपका खाना होता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, आपके ब्लड वेजल्स के बाद, ठीक है। और वो कहाँ किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत से, ठीक है। इसके बाद देखिए, द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो देखिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जिस पार्ट को जिस चीज की जरूरत होती है वो उसको अवशोषित कर लेता है। वाटर एंड सम सॉल्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वाटर, पानी, और जो आपका सॉल्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं वो कहाँ आप एब्जॉर्ब किया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप लोग याद रखेंगे, वाटर और सॉल्ट से रिलेटेड चीजें आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड रिमेनिंग थिंग्स जो कि अलग अलग पार्ट के लिए होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड रेसिड्यूज आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी एज फेसेस थ्रू द एनस। और जो अनडाइजेस्टेड चीज होती है, जो पच नहीं पाती हैं और जो एक्स्ट्रा वो होती हैं, वो क्या होती हैं आपके एनस से, अब जब आप एक्सक्रीट करते हैं वो निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद है द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोस एंड डियर आर नोन एज रूमिनेंट्स। आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है, आप लोगों को याद रखना है कि रूमिनेंट क्या होता है। रूमिनेंट मतलब होता है जो चरने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, इनको रूमिनेंट बोलते हैं। दे क्विकली ये क्या कर लेते हैं, बहुत जल्दी, आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या करते हैं, सारी चीजों को निगल लेते हैं, घास वगैरह कुछ भी खाएंगे निगल लेते हैं, है ना। रुमाली होते हैं, रुमाली कहते हैं इसको रूमिनेंट को हिंदी में, रुमालिया, ठीक है। और ये क्या करते रहते हैं, उसे वो पच तो नहीं पाता इनका, खा के एक बार वो नीचे डालते हैं और फिर ऊपर आते रहता है। अब मैं पूरा इसका प्रोसेस आपको बताती हूँ, इसमें एक्चुअल में होता क्या है। दे क्विकली इंजेस्ट, स्वेलो देयर लीफी फूड एंड स्टोर इट इन द रूमेन। क्या करते हैं, इनका अंदर रूमेन होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, उस खाने को स्टोर करते हैं, मतलब ये बहुत सारा इंटेक करते जाते हैं पहले। लेटर द फूड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट पीसफुली। और बाद में क्या होता है ना, पेट से ही वो खाना ऊपर आता है उनके मुंह में बार फिर, और उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉपर इसको चबाना शुरू करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद है अमीबा इंजेस्ट इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉल्स फीट और स्यूडोपोडिया। दैट फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा का जो फूड होता है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, उसके फूड वैक्यूल में। और अमीबा अपना जो फूड लेता है किसकी मदद से लेता है, फॉल्स फीट की वजह से, ठीक है। आप इसको हिंदी में गलत पैर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं इसे, स्यूडोपोडिया, जो कि इसका फॉल्स फीट को ही बोलते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको भी कुछ चीजें क्लियर हुई हूँ यहाँ तक। सो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें आपको सिल्क वॉर्म के बारे में बताया है, फाइबर के बारे में, बेसिकली फाइबर टू फैब्रिक ही टाइप की चीजें बताई हैं। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स एंड वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गोट एंड याक। सिल्क किससे मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से, और वूल यानी कि ऊन किससे मिलता है हमें, बकरी से मिलता है, शीप यानी कि भेड़ से मिलता है, और याक से। हेंस सिल्क एंड वूल आर एनिमल फाइबर्स। तो सिल्क और वूल कौन से फाइबर है, एनिमल फाइबर है। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद है द हेयर्स ऑफ कैमल, llama एंड अल्पासा आर ऑल्सो प्रोसीज टू यील्ड वूल। ये आप देखिए llama और अल्पासा जो आपकी होती हैं ये आपको ये आउट ऑफ इंडिया में ही मिलती हैं, कुछ पर्टिकुलर इसकी क्या है जगहें हैं जहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है। इन इंडिया मोस्टली शीप आर रियर्ड फॉर गेटिंग वूल। अब देखिए भेड़ों के जो बाल होते हैं ना उसे किस लिए साफ किया जाता है, किस लिए निकाला जाता है उनके बालों को, वूल के लिए, ऊन के लिए। शीप हेयर इज शेयर्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, मतलब शेयर करना मतलब निकालना, उनको बॉडी से निकालना। क्या किया जाता है, शीप के जो हेयर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, उसके बाद उनको स्काउट किया जाता है। देखिए उसमें क्या होता है ना, बहुत वो जो बाल होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनके बाल निकालेंगे, उसके बाद उनको क्या कर देंगे, धोएंगे, फिर क्या करेंगे, सॉर्टेड छाटने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ड्राइड सुखाएंगे, फिर डाइड कलर करेंगे, फिर स्पन, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कलर करने के बाद क्या करेंगे, उनको मतलब या तो उनके लूम्स बनाएंगे या इस तरीके से कुछ तैयार करेंगे, एंड वोवम टू यील्ड वूल।
और फिर ये वूल प्रिपरेशन से होती है। इसके बाद है सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क वॉर्म जो होता है यानी कि सिल्क का जो कीड़ा होता है वो एक्चुअल में कैटरपिलर होते हैं सिल्क के कीड़ों के, ठीक है। इसके बाद है ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कुकून्स ऑफ सिल्क फाइबर। आपने देखा होगा इनका ना प्रोटीन टाइप का होता है एक, वो जो कुकून वो रिलीज करते हैं ना, जो सिल्क फाइबर वो रिलीज करते हैं वो एक्चुअल में एक प्रोटीन होता है। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को याद रखना है कि सिल्क फाइबर किससे बना होता है। आप लोगों को दे देगा कार्ब से बना है, विटामिन से बना है, प्रोटीन से बना है, तो आप लोगों को याद रखना है सिल्क फाइबर किससे बना है, प्रोटीन से। एक्चुअल में जो सिल्क बनता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जो वैसे वो हार्ड होता है, तो वो होता क्या है एक्चुअल में, वो यही होता है आपका प्रोटीन होता है एक तरीके का, ठीक है। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कुकून आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स। उसके बाद सिल्क फाइबर को कुकून से निकाला जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है और उसको सिल्क के क्या बनाए जाते हैं, उससे धागे बनाए जाते हैं। वेवर्स वेव सिल्क थ्रेड इनटू सिल्क क्लोथ। और जो बुनाई वाले होते हैं, बुनकर होते हैं, वो क्या करते हैं, सिल्क के जो थ्रेड होते हैं उनसे सिल्क के कपड़े बनाते हैं, यानी कि सिल्क के जो आपके धागे होते हैं उससे सिल्क के आगे को कपड़े बनते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, इसमें है आर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए कहने का मतलब ये है, हमारे टच करने से, देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, आप टच करने, ये मैं इससे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए अगर आपकी आईज क्लोज भी हो और आपके सामने बर्फ रखा हो, अगर आप उसमें हाथ लगाएंगे तो आप टेम्परेचर से बता सकते हैं कि कोई ठंडी चीज़ है, और अगर बहुत गर्म सब्सटेंस रखा हो तो आप बता सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को मापने की इकाई ही क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमारा जो सेंस होता है उसमें हम बता तो सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है, लेकिन देखिए उसकी हम मतलब डिग्री नहीं बता सकते हैं, मतलब कि किस हाथ एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज़, कहने का मतलब ये एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर वो टेम्परेचर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमारे पास थर्मोमीटर हो, है ना। थर्मोमीटर से क्या कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी भी बताया था, टेम्परेचर क्या होता है, हमारी हॉटनेस को मेजर करने का एक क्या है, जरिया है। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और थर्मोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को क्या करता है, नापता है। इसके बाद है अभी आपको ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी सीटीटी में क्वेश्चन इससे आया था कि बताइए क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या है, ठीक है। तो देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को यूज करता है। देखिए जनरली आपकी किताब में 2 टाइप के थर्मोमीटर के बारे में बताया, एक क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी। लेबोरेटरी क्या होता है, जो लैब में यूज होता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्लिनिकल जो थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज क्या है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फॉर अदर पर्पसेस वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और अलग पर्पस के लिए जब हम लैब वगैरह में वर्क करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिसकी रेंज क्या होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप यहाँ तक समझ में आया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल ये फिंगर ट्रिप पे होने चाहिए, आपको ये लर्न होने चाहिए कि क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर 10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका जो साधारण तापमान है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। देखिए हीट ही नहीं, एनर्जी, चाहे आप हीट लो, चाहे आप एनर्जी लो, चाहे आप वाटर का फ्लो लो, चाहे आप कोई भी चीज़ लो, हमेशा क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, है ना, इस तरीके से क्या होता है, हीट हमेशा फ्लो होती है, यानी कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। कब तक फ्लो होती रहती है, जब तक कि दोनों जगह क्या हो, एक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉलो अप ना हो जाए। देयर आर 3 वेज इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। 3 रास्ते हैं जिससे हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जा सकती है। पहला है आपका कंडक्शन, दूसरा है आपका कन्वेक्शन एंड तीसरा है आपका रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन सब की चीजें, इन सारी चीजों के बारे में अभी आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। सॉलिड जो होते हैं यानी कि धातु जो आपकी होती है, या जरूरी नहीं है धातु तो मेटल हुआ। सॉलिड मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ऐसा मैटर के 3 टाइप होते हैं। देखिए मैटर के 3 टाइप आप लोगों ने पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जबकि 2 टाइप और दिए हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी में, एक आपका प्लाज्मा और 5वां है आपका बोर्स आइंस्टीन। लेकिन हम 3 ही लेते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, जिनके बीच में स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है। क्योंकि ये बहुत क्लोज है, इनकी पैकेजिंग बहुत टाइट है, इनका बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब एक दूसरे को जुड़े रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वैल्यू होता है। इनकी शेप भी फिक्स रहता है, आप बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं कि दीवार में एक आपने मारा और दीवार को मार के आपने क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको मंदिर बना दिया, है ना, खाली मार के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की चीज हुई। तो सॉलिड जो होते हैं उनमें जनरली क्या होता है,
कंडक्शन की प्रोसेस होती है। इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन, और लिक्विड और गैसेस में हीट किससे ट्रांसफर होती है? कन्वेक्शन के थ्रू। और एक चीज आप याद रखेंगे कि आप लोगों को अगर रेडिएशन होता है, रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। देख लीजिए दोबारा से एक बार हम रिवीजन करते हैं। अगर हम बात करेंगे सॉलिड्स, तो सॉलिड में कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। और अगर आपका रेडिएशन हो रहा है तो रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, मीडियम क्या होता है? जैसे एयर है, वाटर है, ऑयल है, ग्लास है, ये सब मीडियम हुए। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। इसके बाद नेक्स्ट है द मेटल्स विच अलाउज हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, आप जो अपने में से इजीली ऐसे मेटल जो अपने में से हीट को जाने देंगे, पार होने देंगे, वो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर हो जाएंगे। द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब ऐसे मटीरियल जो हीट को जाने नहीं देंगे वो क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर। देखिए, जैसे आयरन है, आयरन को आप गर्म करेंगे तो आयरन क्या होगा? आपका हीट को पास होने देता है, तो ये क्या है? आपका कंडक्टर है। जबकि आप लकड़ी को गर्म कर रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं कि लकड़ी गर्म नहीं होगी, लेकिन पर उसमें आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मटीरियल हीट को पास नहीं होने दे रहा है अपने में से, ठीक है? तो ये क्या हो गया? इंसुलेटर हो गया, ठीक है? इसमें आपका प्लास्टिक भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है? आई होप ये क्लियर हुआ हो। तो इसके बाद है डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो डार्क कलर होते हैं आपके, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करते हैं धीमे कलर के कंपेयर में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के सीजन में हम व्हाइट कलर या लाइट कलर्स पहनना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि सन से जो हम तक एनर्जी आ रही है उसको लेने के लिए, अगर हमने अगर डार्क कलर पहना तो डार्क कलर बहुत ज्यादा क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वहीं लाइट कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या कर देता है? एमिट कर देता है अपने में से, ठीक है? इसके बाद है आई होप ये समझ में आया हो। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर क्लोथ्स है। समर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद है वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर। जो बिनाई वाले कपड़े होते हैं वो हमें क्या करते हैं? विंटर में क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। इट इज सो बिकॉज वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। तो देखिए इसका रीजन क्या है? हम ये ऐसे समझ सकते हैं, ऊन के कपड़ों से हमें गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो ऊन है वो क्या है? एक बहुत ही बुरा कंडक्टर है। किसका? हीट का। तो आप हीट का बुरा कंडक्टर है तो आप समझ ही सकते हैं। एंड इट हैज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर। फाइबर के बीच में क्या होता है? एयर ट्रैप होती है। और तो एयर तो आपको पता ही है कैसी पुअर है या स्ट्रांग है, ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इसकी वजह से आपको क्या फील होता है? गर्म फील होता है। आई होप ये समझ में आओ। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट चैप्टर। ये आपका एसिड एंड बेस पे डिपेंड करता है। देखिए, आप लोगों ने ऊपर क्लास में भी पढ़ा होगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, तो उस पर ये डिपेंड है। सबसे पहले देखिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, यानी कि एसिड जो होते हैं वो खाने में क्या होते हैं? जनरली खट्टे होते हैं। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। और बेसिस क्या होते हैं आपके? हिंदी में एसिड को अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और बेस यानी कि सार क्या होते हैं आपके? कड़वे होते हैं। कड़वा इनका टेस्ट होता है। या सोपी यानी कि साबुन के जैसा टच करने में इनको आपको फील होगा, ठीक है? जैसे कि आप एसिड देखना चाहें तो एसिड में आप लोग देख सकते हैं मेथेनोइक एसिड और सिरका, है ना, जिसमें आपका की सिरका आप देख सकते हैं। और मतलब आप अलग अलग तरीके के एसिड्स कैसे जानेंगे कि ये एसिड्स हैं? जो कि जनरली क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, ठीक है? इससे आपको पता चलेगा। जैसे कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उनमें सिट्रिक एसिड होता है। इस तरीके से आप लोगों को एक ये भी एनसीईआरटी में दिया गया, ये भी आपको याद रखना है कि आंट की जो स्ट्रिंग होती है, चींटी का जो डंक होता है, उसमें फॉर्मिक एसिड निकलता है, ठीक है? और जो सिट्रस फ्रूट होता है उनमें सिट्रिक एसिड होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना है। जैसे किसी कोई टार्ट्रिक एसिड होता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखने वाले हैं, पेपर में आप बहुत आते हैं। इसके बाद है तो हमने अभी तक पढ़ा एसिड के एग्जांपल मैंने आपको बताया। बेस के एग्जांपल में आपको बताती हूँ। बेस जनरली एंटी एसिड्स होते हैं, मतलब उनके उल्टे, है ना? अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया तो हम एंटी एसिड यूज करते हैं, जैसे कि इनो लो और शांत कर लो, है ना? अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो ये इस तरीके से। इसके बाद एक चीज और हम कहेंगे, इसमें एग्जाम्पल है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है? बेकिंग सोडा आपका एंटी एसिड है। इसके या NaOH आप ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरीके क्या है? एंटा एसिड ही इसको हम मानेंगे, यानी कि बेस है। इसके बाद देखते हैं एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? अगर आपके पास वो नहीं है, लिटमस नहीं है, तो आपका इंडिकेटर का काम क्या कर सकता है? हल्दी भी कर सकती है। इसके बाद है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और बेस क्या करता है? लाल लिटमस को ब्लू कलर में बदल देता है। इसके बाद देखते हैं सब्सटेंसेज विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिक भी नहीं होते हैं, बेसिक भी नहीं होते हैं, न्यूट्रल कहलाते हैं। जैसे कि पानी, ठीक है? पानी जो होता है आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना ये इसका स्वाद खट्टा है, ना ही इसका स्वाद कड़वा है, ठीक है? ये न्यूट्रल होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू, अगर आप लोग अभी तक, आई होप आप लोग ने सभी ने पीएच वैल्यू पढ़ी हो, ये 10th क्लास में हम पढ़ते हैं 10th का 2nd चैप्टर। तो देखिए पीएच वैल्यू के बेस पे हम बता सकते हैं। पीएच वैल्यू क्या होता है पानी का? 7,
ठीक है। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेज दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो देखिए ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दे देते हैं, कोई अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो वो कलर चेंज कर देगा, बेसिक है तो वो अलग कलर कर देगा, और न्यूट्रल है तो कोई कलर शो नहीं करेगा। इस तरीके से ये क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, दिक्सूचक, मतलब सूचक होता है कि बताते हैं। इसके बाद है एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अ सॉल्ट में बी एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। देखिए एक एसिड और एक बेस मिलकर क्या करता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे का असर खत्म कर देते हैं, और क्या बनाते हैं, नमक बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। और जरूरी नहीं है हर बार नमक बने, ठीक है, अलग अलग तरीके के सॉल्ट भी बन सकते हैं और नॉर्मल सॉल्ट भी। अ सॉल्ट में भी सॉल्ट क्या हो सकता है आपका, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेचर में डिपेंड करता है कि आपने कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा मात्रा में डाली है, ठीक है। तो देखिए इसका मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊँ, अगर आपका एसिड और बेस का आपका एग्जाम्पल बताया जाए तो देखिए HCl प्लस NaOH मैंने ले लिया, NaOH ये क्या है, ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या बनेगा, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे आप क्या कहते हैं, नमक। आई होप समझ में आ रहा हो, प्लस H2 यानी कि पानी। तो ये एक रिएक्शन है जो कि आपकी क्या है, ये एसिड है और ये क्या है आपका बेस है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। यहाँ पे आपका क्या बनता है, सॉल्ट और प्लस वाटर, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। यस, ये है आपका कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। देखिए चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। चेंजेस कैन बी ऑफ 2 टाइप। चेंजेस कितने टाइप, मतलब बदलाव जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। देखिए फिजिकल का मतलब ये है, एक चीज अगर एक चीज से, मतलब कोई चीज है, कोई मैटर है, अगर वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में कन्वर्ट हो गया है तो वो दोबारा अपने इनिशियल स्टेट में आ सकता है। अब ये मैंने क्या बोल दिया, जैसे मैंने पानी उबाला, पानी उबाल के भाप बन गया, लेकिन अगर पानी ठंडा हो जाएगा तो दोबारा भाप से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मतलब उसकी जो स्टेट थी हमने वो चेंज करी, लेकिन दोबारा से उसे क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन। तो जनरली हिंदी में से बोलेंगे तो परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। और रासायनिक परिवर्तन कैसे होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो एक बार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाए तो पुरानी अवस्था में वापस नहीं लाए जा सकते, ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही बनना, दूध का पनीर बनना, दूध से दही बन गया तो आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो बताइएगा कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में प्लीज कॉमेंट कीजिए। अब इसके बाद है फिजिकल चेंजेस आर चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जो किसी भी पदार्थ के भौतिक रूप में क्या होते हैं, बदलाव लाते हैं। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इन दीज चेंजेस। किसी भी टाइप का नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। जैसे मोमबत्ती का जलना है ना, मोमबत्ती जल के पिघल के क्या बनेगी आपकी, मोम छोड़ देगी, दोबारा से उससे क्रिएट की जा सकती है मोमबत्ती। दीज चेंजेस मे बी रिवर्सेबल। और ऐसे चेंज क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं, मतलब दोबारा से करे जा सकते हैं। जैसे पानी उबाला हमने, भाप बनाई, और भाप दोबारा ठंडी होगी, क्या बन जाएगी, पानी। ऐसी दूध भी उबाल के आप देख सकते हैं, सेम प्रोसेस होगी। इसके बाद है इन केमिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस। केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस क्या होते हैं, बनते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना। आई होप समझ में आया। इसके बाद है सम सब्सटेंसेस कैन बी ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वो अपने प्योर स्टेट में, मतलब अपने बिल्कुल शुद्ध अवस्था में बनाए जा सकते हैं। किस प्रोसेस से, क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। क्रिस्टलीकरण आपके उसमें एक मेथड है, उसके बारे में जब मैं आपको एक वो ब्रीफ में पूरा एक मैंने बताया, जो मैं एक कीन वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगी। इसके बाद है नेक्स्ट, मतलब अगर आप ये वीडियो भी देख के जाते हैं पेपर में तो ट्रस्ट मी यू कैन टेक आउट अ वेरी गुड स्कोर इन CTT। अब इसके बाद है द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। एक देखिए, अगर आप किसी जगह में हैं, वहाँ की आर्द्रता कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ बारिश किस तरीके से हो रही है, वहाँ हवा, और वहाँ पे चाल क्या है हवा की, विंड स्पीड क्या है, चाल क्या है हवा की जनरली, इन चीज़ों से वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है, उससे आप क्या पता लगा सकते हैं उस जगह का वेदर कैसा है, यानी कि मौसम कैसा है ना। देखिए बेसिकली इसकी ईजी डेफिनेशन बताऊँ तो किसी जगह पे रह के, किसी जगह पे आप थोड़ा टाइम रहेंगे और वहाँ का एनालिसिस करेंगे तो आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा इंटरचेंज नहीं होगा। कई बार ऐसा हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाए, लेकिन रहेगा सेम, ठीक है। इसके बाद है द वेदर इज जनरली नॉट द सेम ऑन एनी 2 days एंड वीक आफ्टर वीक। देखिए वेदर क्या होता है, 2 दिन भी कभी कभी जरूरी नहीं होता कि आपका 2 दिन सेम हो,
2 दिन भी अलग अलग हो सकता है, हफ्तों तक के लिए भी अलग अलग हो सकता है ना। इसके बाद है द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर इन द अर्ली मॉर्निंग। जो दिन का किसी भी दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो कब होता है? जनरली आफ्टरनून यानी कि दिन के समय। और सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो कब होता है? सुबह सुबह। आपने देखा होगा सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है, जबकि दिन के समय काफी, चाहे कैसा भी मौसम हो फिर भी हमें थोड़ा सा क्या लगता है? जनरली मौसम ठीक लगता है। इसके बाद है द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो सूर्य का उगना होता है और सूर्य का ढलना, दोनों का टाइम क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जाड़ों के समय चेंज होता है और गर्मियों के समय भी चेंज होता है ना। इस तरीके से जाड़ों के समय आपको लगता होगा कि रातें थोड़ा लंबी हो जाती हैं इस तरीके से, और गर्मियों में छोटी, तो ये आपको लगता होगा टाइम चेंज हो रहा है। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन। और सारे चेंज जो हैं वेदर में, मौसम में, ये सभी चेंज जो आते हैं किससे ड्राइव होते हैं? किसकी वजह से आ रहे हैं? सूर्य की वजह से, है ना। कभी सूरज जल्दी आ जाता है, कभी सूरज देर में आता है। अब देखिए द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी भी स्थान का अगर हम पिछले 25 सालों का औसत मौसम निकालें कि यहाँ कैसा रहता है, उसे क्या कह देते हैं? क्लाइमेट, यानी कि जलवायु। ठीक है। इसके बाद है द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ विच हैव सिवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस। एक तो ट्रॉपिकल और दूसरा क्या है? पोल्स, यानी कि ध्रुवीय जो हमारे रीजन्स होते हैं, इलाके होते हैं अर्थ में, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। इसके बाद है एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच दे लिव। और एनिमल्स क्या होते हैं ना, ऐसी कंडीशन को अडेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं अपने अंदर कि जिस कंडीशन में वो रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो ध्रुवीय जगहें होती है ना, बहुत ज्यादा क्या रहती है? ठंडी रहती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, बुक में लिखा है, पोलर वियर के बारे में भी कहीं पे एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सफेद कलर, मतलब सफेद कलर के, मतलब देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ठंडी जगह पे रहने वाले जानवर जो होते हैं ना, उनके शरीर में जनरली बहुत ज्यादा बाल होते हैं, और फरी बाल, काफी मुलायम बाल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या करते हैं? ठंडे से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो गर्म जगह पे जानवर होंगे ना, उनका जो बॉडी का शेप होगा या हर चीज जो बनी होगी उसी तरीके से बनी होगी, ताकि वो गर्मी को सहन कर सके। तो आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद था द पोलर रीजन्स आर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पोलर रीजन क्या होता है? पूरे साल बहुत ठंडा रहता है। द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन ईयर। लगभग सन वहां 6 महीने तक लगभग अपीयर नहीं होता, मतलब ज्यादा नहीं आता। एंड इन द अदर 6 months इट डज नॉट राइज। और दूसरी बात क्या है? अगले 6 मंथ तो वहां उगता भी नहीं है। देखिए पहले 6 मंथ भी ज्यादा आता नहीं है और अगले 6 मंथ भी उगता नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितना ठंडा वो इलाका रहता होगा। इसके बाद है एनिमल्स इन द पोलर रीजन आर अडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट बाय हैविंग सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग एक्सेट्रा। ये मैंने आपको भी बताया था। पोलर बियर के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके पास क्या होते हैं? व्हाइट फर होते हैं। जबकि और सुनिए, इनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है, मतलब इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है ना, वो बहुत ज्यादा तेज होती है। और लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। अभी इनकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है फैट, काफी मोटा फर जैसा होता है, जिससे गर्म फील करते हैं। और वाइड एंड लार्ज पॉज, और पैर भी ना इनके बड़े वो होते हैं, एक तो गद्दीदार होते हैं और काफी गहरे चौड़े से होते हैं वो, ताकि आसानी से चल सकें, स्विम कर तैर सकें या चल सकें। ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पेंगुइन वगैरह भी। इसके बाद है माइग्रेशन इज अनदर मीन्स टू एस्केप द हार्श कोल्ड कंडीशंस। और देखिए माइग्रेशन तो आपको पता है जीव जंतु भी करते हैं, इंसान भी करता है ना। अगर उसको लगता है कि अब गर्मी का सीजन है तो मुझे ऐसी जगह चल जाना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सही मौसम हो, ठंडा हो रहा हो उसके कंपेयर में, ठंडे का है तो थोड़ा गर्मी हो रहा हो, इस तरीके से ये भी करते हैं, माइग्रेशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक घुमंतु बनते हैं। ठीक है। तो क्या करते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन होती है तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सीजन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी चिड़ियाँ आपको दिखेंगी, फिर अगले सीजन में आपको नहीं दिखेंगी, तो जहाँ का उनको क्लाइमेट सूट करता है वहां वो चले जाते हैं, इसे माइग्रेशन बोलेंगे। इसके बाद है बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्योंकि देखिए जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है या अच्छी होती है कुछ प्लांट्स के लिए। तो ट्रॉपिकल जगह पे आपको क्या दिखेगा, आपको रेन फॉरेस्ट, यानी कि आपको उन इलाकों में आपको एक तो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको पता है जहाँ पे फॉरेस्ट होंगे वहाँ पे एनिमल बहुत ज़्यादा होंगे। तो एनिमल क्योंकि ऐसा प्लेस ढूंढते हैं, फॉरेस्ट से इंटरकनेक्ट रहते हैं ना, क्योंकि चेन बनी हुई है उनकी, कोई ग्रास खाता है फिर कोई एनिमल को खाता है, तो इस तरीके से। इसके बाद है एनिमल्स इन द
Tropical rainforests are adapted such that they eat different kinds of food to overcome the competition for food and shelter. और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, क्योंकि आपको मतलब आप समझ ही सकते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे वाइड वैरायटी है। देखिए वहाँ पे ग्रास की वाइड वैरायटी है, वहाँ पे लीफ बहुत सारी होती होंगी अलग अलग टाइप की, उसकी वहाँ पे फ्रूट्स भी होते होंगे, और वहाँ पे उनको एनिमल्स भी अलग अलग वैरायटी के मिलते होंगे। तो एक मतलब उनका एक तो फूड मिल जाता है और दूसरा शेल्टर। इसके बाद है some adaptations of animal living in the tropical rainforest include living on the trees, development of strong tails, long and large beaks, bright colors, sharp patterns, loud voice। तो कुछ एडेप्टेशन आपको बता रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए इनकी जो टेल होती है ना, पूंछ होती है, वो काफ़ी मजबूत होती है, लंबी होती है, और इनकी चोंच भी बड़ी 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 होती है, ठीक है। और ये बहुत ही ब्राइट कलर्स के होते हैं, वो डार्क बड़े मतलब चमकदार वाले कलर एकदम, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक मतलब हम ऐसे कह सकते हैं डार्क ग्रीन कलर, डार्क पिंक कलर, ठीक है, इस टाइप के, मतलब अलग अलग टाइप के, जरूरी नहीं है ये दो कलर, बहुत सारे कलर। आप देख सकते हैं इनके जो पैटर्न्स होते हैं ना बॉडी पे, वो बहुत शार्प होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है हर जो जीव है उसका एक अलग अलग पैटर्न है। बाघ का एक अलग पैटर्न है, चीता का एक अलग पैटर्न है, और हिरन का एक अलग पैटर्न है, जैबरा का एक अलग पैटर्न है, इस तरीके से। लाउड वॉइस, इनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज होती है। डाइट ऑफ फ्रूट्स, कि कोई कोई फ्रूट्स खाते हैं। सेंसिटिव हियरिंग, इनकी जो हियरिंग होती है, सुनने की क्षमता बहुत सेंसिटिव होती है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा बाघ जो होता है वो कितने ज़्यादा गुना देख सकता है ना। और कितने वो पत्तियों का हिलना और इंसानों का चलना, इसमें भी फर्क कर लेता है, तो कितना शार्प होता है। देखिए शार्प आई साइट बाघ के बारे में थी है, और बाघ ही नहीं, इसमें वल्चर भी आपकी आती है, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ आती है, ईगल भी आती है। इसके बाद है थिक स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी थिक होती है। एबिलिटी टू कैमोफ्लेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम प्रीडेटर्स एक्सेट्रा, और अपने जो शिकारी होते हैं, प्रीडेटर्स में जो इनके शिकारी होंगे ना, उनसे बचने की। फिर देखिए क्योंकि अगर देखिए उनके सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो देखिए एक जो अगर आप लोगों ने देखा है, अगर मतलब देखा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिरन जो है, हिरन क्या होता है, उसके सुनने की क्षमता भी मतलब और भागने की क्षमता बहुत तेज है। क्यों? क्योंकि उसे लग जाता है अगर कि यहाँ पे मतलब उसको पता होता है कि अगर बाघ आएगा तो वो उससे बचने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज अडेप्ट करी होती है उन्होंने, ठीक है। आई होप ये चैप्टर भी आपका समझ में आया, ये भी एंड हो गया। इसके बाद है एयर अराउंड अस एक्सर्ट प्रेशर। एयर क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर लगाती है, ठीक है, दबाव डालती है चीज़ों पे। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। एयर जो होती है, हवा जो होती है, गर्म करने पे क्या होती है? एक्सपेंड होती है, फैलती है, जबकि ठंडा करने पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है वार्म एयर राइजेज अप। गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है? ऊपर को बढ़ती है, राइजेज अप। जैसे कि आप लोगों को अभी अभी एक सेंटेंस दिखाई, देखिए हीट करने पे क्या होती है? एक्सपेंड होती है, बढ़ती है ना। इसी तरीके से ये भी बोल रहा है वेयर एज कंपेरेटिवली कूल एयर टेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सर्फेस। देखिए अगर गर्म हवा होगी तो ऊपर को चलती जाएगी, जबकि ठंडी हवा क्या करेगी? अर्थ के सरफेस पे आती जाएगी, क्योंकि वहां पे उसको क्या मिलेगा? ठंडक मिलेगी। इसके बाद है मतलब सिकुड़ती जाएगी तो नीचे आएगी। एज वार्म एयर राइजेज अप, जैसे ही गर्म हवा बढ़ती जाती है, एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज रिड्यूस्ड। उस जगह पे एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एंड द कूलर एयर मूव्स टू दैट प्लेस, और कूलर एयर, ठंडी हवा जो होती है उस प्लेस को जाने लगती है। इसके बाद है द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। इसके बाद है अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट। देखिए आपको पता ही होगा कोई जगह कम गर्म हो रही है तो कोई जगह ज़्यादा गर्म। क्यों? क्योंकि किसी जगह पे पानी है, किसी जगह पे कम पानी है, किसी जगह पे कोई जगह बंजर है, बैरन है एकदम, और कई जगह पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। इस वजह से अनइवन है। तो अनइवन हीटिंग जो होती है उसी हिसाब से हीट हो रहा होता है। तो अनइवन हीटिंग जो होती है बहुत ही मेन कॉज है विंड मूवमेंट का, विंड के मूवमेंट का, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे तो ऐसा नहीं होता ना कि हर जगह पे तो ऐसा नहीं होता कि बारिश हो रही है, हर जगह पे तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा विंड चल रही है। तो अलग अलग जगह पे जहाँ पे हीट किस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से ये काम होते हैं। विंड्स कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग रेन। विंड जो वाटर वेपर अपने साथ ले जाती है, वेपर अपने साथ ले जाती है, वही क्या कहलाते हैं? रेन। जैसे आपको पता है विंड जो अपने साथ वेपर लेके जाती है उसी से वही कंडेंस होके टाइनी ड्रॉपलेट एक आपस में मर्ज होके क्या बनते हैं? बादल बनते हैं, जो कि बाद में बरसते हैं। इसके बाद है हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन कॉज साइक्लोन्स। जो विंड होती है ना, अगर उनकी स्पीड जो होती है अगर बहुत ज़्यादा होती है, और एयर का प्रेशर भी होता है। देखिए विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, एयर भी प्रेशर अपना लगा रही है, तो उस केस में इसे हम क्या कहते हैं? साइक्लोन्स। यहाँ पे चक्रवात जो होते हैं गोल 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 घूमने वाले, वो क्रिएट हो जाते हैं। इट हैज़ बिकम ईजियर टू मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट्स एंड रडार्स।
आज के ज़माने में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, तो हम सैटेलाइट की मदद से या रडार्स की मदद से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मॉनिटर कर सकते हैं कि साइक्लोन्स कहाँ पे जनरेट हो रहे हैं किस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ हेल्प इज़ बेस्ट हेल्प, खुद की मदद करना बहुत बेस्ट हेल्प है, अच्छी हेल्प है। देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लान इन एडवांस एंड बी रेडी विथ डिफेंस अगेंस्ट एनी अपीयरिंग साइक्लोन। तो आप लोगों को खुद रेडी रहना चाहिए, मतलब रेडी रहना चाहिए कि कैसे आप लोग अगर साइक्लोन आएगा किस तरीके से आप लोग मतलब उससे लड़ेंगे, ठीक है, मतलब लड़ेंगे या किस तरीके से आप उसे फेस करेंगे। इसके बाद है द फॉलोइंग फ्लो चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड फॉलिंग ऑफ रेन एंड क्रिएशन स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ये मैं पढ़ाऊंगी, मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊंगी, मतलब पूरा फिगर दिखाऊंगी कि उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किसको किया हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसमें सॉइल के बारे में आपको बताया है। तो देखिए सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, मिट्टी जो है पृथ्वी में जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल प्रोफाइल इज अ सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर्स आर कॉल्ड होरिजन्स। ध्यान दीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है, देखिए उपजाऊ है ना, प्रोफाइल का मतलब होता है उपजाऊ जो होती है मिट्टी का। तो मिट्टी की ना अलग अलग लेयर होती हैं, अलग अलग परतें होती हैं, या आप कह सकते हैं अलग अलग होरिजन होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप, देखिए 3 तरीके की सॉइल आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है। एक है आपकी क्ले, एक है लोमी और एक है सैंडी। तो दोबारा मेरे साथ रिपीट करिएगा, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। एक ये और प्रोकुलेशन रेट आपको याद रखनी है। देखिए परकुलेशन रेट जो आपकी होती है, परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होती है। इट इज हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन द क्लेई सॉइल। देखिए सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा होती है, क्लेई सॉइल में सबसे कम होती है, ये आपको याद रखना। दूसरी बात यह है मिट्टी की ना जो, देखिए मिट्टी की जो डिजोल्व होने की क्षमता है पानी के अंदर, वो है आपका परकुलेशन रेट, ठीक है। अब देखिए पूरी तरीके से कोई मिट्टी डिजोल्व तो हो नहीं सकती, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उसमें ऐसे होते हैं, कुछ मिनरल्स या कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं। तो प्रिकोलेशन रेट जो होती है वाटर की, वो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो होती है वो किस में होती है, सैंडी सॉइल में, जबकि सबसे कम किस में होती है, क्लेई सॉइल में, ठीक है। इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग फसलें उगाने के लिए अलग अलग तरीके की मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया भी था, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो कि जैसा अगर आपको कॉटन की खेती करनी है तो आपको ब्लैक सॉइल चाहिए होती है, ठीक है, इस तरीके से। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। अगर आपको आटा उगाना है, चना या पैडी की फसल उगानी है, तो आपको क्ले या लोमी सॉइल लेनी चाहिए। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल, ठीक है। कॉटन किस में ग्रो किया जाता है, सैंडी लोम सॉइल में। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इसके बाद है सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट, मिट्टी जो होती है अपने में पानी जमा करती है, विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर, जो कि मिट्टी में क्या आता है, नमी का मतलब वो लाता है, नमी लाता है। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। और देखिए आप खुद ही समझ सकते हैं, अगर मिट्टी जो है पानी होल्ड करेगी तभी तो वो पौधे को भी प्रॉपर दे पाएगी पानी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कैपेसिटी कैसी है। इसके बाद है क्लेई सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट्स, टॉय एंड स्टैचूज। क्लेई सॉइल क्या होता है, पॉट्स बनाने के काम आती है, खिलौने वगैरह बनाने के काम आती है, स्टैचूज वगैरह बनाने के काम आती है, ठीक है। और ये पढ़ने के लिए आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जो अलग वीडियो बताऊंगी कि किस एक, देखिए मिट्टी के अलग अलग टाइप हैं, इनके होरिजन होते हैं आपके अलग अलग तरीके के। और दूसरी बात ये है मिट्टी के इन टाइप्स का मेन रीज़न ये है कि ये पानी, देखिए किसी मिट्टी के बीच में तो प्रॉपर स्पेस है, किसी मिट्टी के बीच में प्रॉपर स्पेस नहीं है, किसी मिट्टी के पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन है, जबकि किसी मिट्टी के थोड़ा बड़े हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है रेस्पिरेशन वगैरह के बारे में, ठीक है। ये पूरा आपका मतलब अर्थ फॉर्म किस तरीके से होते हैं, हर अलग अलग एनिमल के बारे में आपको उसमें बताया गया है कि उनके चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में। अब देखते हैं रिस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए सांस लेना जो है हमारे लिए, सभी के लिए ज़रूरी है। इट रिलीजेज एनर्जी फ्रॉम द फूड, और जो फूड से हमें एनर्जी मिली होती है ना, वही रिलीज कर रहे होते हैं हम। इसके बाद है द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो क्या करती है, टूट जाती है किसमें, ग्लूकोज, वो किसमें टूटता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस, और एनर्जी क्या होती है इस प्रोसेस में निकलती है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों की देखिए फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी तो एनर्जी, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि उसमें एनर्जी निकलती है या एनर्जी मिलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक। इसके बाद है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर रेस्पिरेशन।
जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज जो टूटता है ना, वो क्या होता है, ध्यान ध्यान दीजिएगा, अकर्स इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवाश्म के किसमें होता है, वो सेल में, यानी कि कोशिकाओं में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसलिए बोलते भी इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। इसके बाद है इन द इफ द फूड इज ब्रोकन डाउन विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर फूड जो होता है, खाना हमारा ऑक्सीजन की मदद से अगर टूटता है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एक एरोबिक होता है और एक एनारोबिक होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है खाना अगर ऑक्सीजन की मदद से ब्रोक डाउन होता है, टूटता है, तो उसे एरोबिक आपका रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इफ द ब्रोक डाउन अकर्स विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, अगर ब्रोक डाउन ऑक्सीजन की बिना मदद से ही क्या हो जाता है, आपका ब्रोकआउट हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक। आई होप ये समझ में आया। अगर ऑक्सीजन की मदद से होगा तो एरोबिक, अगर बिना ऑक्सीजन की मदद से खाना ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि टूट रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो क्या है, एनएरोबिक। इसके बाद है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर मसल सेल्स इज इनसफिशिएंट, फूड ब्रेक डाउन इज बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉपर बॉडी में क्या होती है, हमारी मसल्स जो होती हैं उनमें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती है, इनसफिशिएंट हो रही होती है, इस केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारा हो रहा होता है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन के क्या हो रही होती है, फूड जो हो रहा होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा होता है। इसके बाद है ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ respiration during which an organism take in oxygen rich air and gives out एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, ब्रीदिंग एक पार्ट है, किसका, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीदिंग, जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, जो हमारी एयर है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में उसे ले रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा होता है, बाहर फेंक रहा होता है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और जो ये सांस लेने वाले ऑर्गन्स होते हैं ना, हर एनिमल में अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से। जैसे आप लोग देखा होगा, अभी पूरा अच्छे से नीचे हम एक्सप्लेन भी करेंगे इसे, ठीक है। देखते हैं इसके बाद, ड्यूरिंग इनहेलेशन आर lungs expand and then come back to the original state as the एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। देखिए, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, मतलब जब हम सांस ले रहे होते हैं ऊपर को, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, लंग्स हमारे विस्तार करने लगते हैं और अपनी इनिशियल पोजीशन में क्या आते हैं, अपनी देन उसके बाद क्या होता है, अपनी पुरानी अवस्था में आते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे ही हमारी जो एयर होती है वो क्या कर रही होती है, एक्सहेल कर रही होती है, एक्सहेल करते हैं जब भी, ठीक है। इसके बाद है इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटीज एनहेंसेस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग होगी उसको क्या कर देगी, वो बढ़ा देगी, ठीक है। इन एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डॉग एंड कैट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमंस। जो अगर हम एनिमल्स देखें, काउ बफेलो, गाय जो होती हैं, भैंस होती है, कुत्ता और बिल्ली, इन सब में आपकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ह्यूमन बींग की तरह ही होती है। लेकिन अर्थवॉर्म में, इन अर्थवॉर्म द चेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू द मॉइस्ट स्किन। उनकी जो स्किन होती है ना, उसकी वजह से उनमें क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, उनकी मॉइस्ट स्किन की वजह से, ठीक है। इन फिशेस इट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड इन इंसेक्ट्स थ्रू द ट्रैके। अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा कि मछली अपने गलफड़ों यानी कि गिल्स से लेती है सांस, है ना, तो उनमें गिल्स की मदद से, और जो इंसेक्ट्स होते हैं यानी कि जो कीड़े होते हैं उनमें ट्रैके की वजह से, जबकि अर्थवॉर्म अपनी मॉइस्ट स्किन की वजह से करते हैं रेस्पिरेट, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। जो एक्सचेंजेस ऑफ गैस है, ये वही रेस्पिरेशन है एक तरीके का। इसके बाद देखिए, इन द प्लांट द रूट टेक्स एन एयर प्रेजेंट इन सॉइल। और किसी भी प्लांट की अगर बात करें तो रूट जो उसकी जड़ें होती है ना, वो क्या करती हैं, प्लांट क्या करती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, उसकी जो जड़ें होती हैं, मिट्टी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो लेती है, क्योंकि मिट्टी में एयर होती है ना, हवा, मिट्टी में हवा होती है। अगर आपको पता करना है तो मिट्टी में कभी पानी डालेगा, थोड़ा हल्की से ऊपर को उड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा पहले एयर क्या कर रही है, छोड़ रही है स्पेस, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या है, लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स, पत्तियां जो होती है उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। थ्रू विच दे एक्सचेंज गैसेस, जिससे वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्लांट सेल्स इज सिमिलर टू दैट इन अदर लिविंग बींग्स। और जो ब्रेकडाउन होता है ना प्लांट सेल्स में भी, वो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वो सेम ही होता है लिविंग बींग्स की, हर लिविंग बींग में, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। चैप्टर नंबर नेक्स्ट ये है, in most animals the blood that circulates in the body distributes food and oxygen in different cells of the body। बहुत सारे जानवरों में जो ब्लड होता है ना, जो सर्कुलेट करता रहता है, वो क्या क्या होता है, आपका जब ध्यान दीजिएगा, जब ब्लड सर्कुलेट करता है आपका, तो बॉडी क्या करती है, फूड को, खाने को और ऑक्सीजन को अलग अलग सेल में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है, बांट रही होती है। इट ऑल्सो कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है उसको क्या करता है, एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हीट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, हीट होती है और
सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट होता है यानी कि दिल होता है और ब्लड वेजल्स होते हैं। ये भी समझ में आया। उसके बाद है इन ह्यूमन ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स एंड द हार्ट एक्ट्स एज अ पंपिंग ऑर्गन। जो हम ह्यूमन होते हैं हमारा ब्लड किससे फ्लो करता है, हमारी जो आर्टरीज होती हैं वहाँ से, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा हार्ट होता है यानी कि जो हमारा दिल होता है वो पंपिंग ऑर्गन की तरह यानी कि पंप करता है ना, धड़कने का काम करता है। इसके बाद है ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ध्यान दीजिएगा ब्लड क्या क्या कंसिस्ट करता है, 3 चीजें, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। और ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ब्लड जो हमारा रेड ब्लड जो होता है उसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है जो कि हीमोग्लोबिन। तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे क्या वो आयरन है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसके बाद है द ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 70-80 टाइम्स पर मिनट इन एन अडल्ट पर्सन। जो हम एक अडल्ट पर्सन होता है जो कि 18 अबव होता है, उसमें जो हमारा हार्ट बीट होता है कितने बार होता है, 70 से 80 बार, 70 से 80 बार। लेकिन कितने में, 1 मिनट में 70 से 80 बार हमारा दिल धड़कता है। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड को हार्ट से सारे पार्ट्स में ले जाती कौन है, आर्टरीज। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जबकि वेन्स क्या काम करती है, बॉडी के हर पार्ट से कहाँ ले जाती है, दोबारा हार्ट में ले जाती है। इसके बाद है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से रिमूव करना क्या है, एक्सक्रीशन है। आई होप ये यहाँ तक समझ में आया हो, ठीक है। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का उसमें 2 किडनी होती हैं, 2 यूरेट्रस होते हैं और आपकी एक यूरिनरी ब्लैडर होती है और एक यूरेथ्रा होती है। ये भी आपको ये इसका पूरा वो याद रखना है, रिस्पेक्टिव ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले किडनी, देन यूरेट्रस, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा, ठीक है। आई होप समझ में आया। उसके बाद है सॉल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलोंग विथ वाटर एज स्वेट। सॉल्ट और जो यूरिया होती है वो हमारे स्वेट के थ्रू क्या होती है, देखिए सॉल्ट जो होते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लेंगे ना तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो क्या होता है, हमारा फिर स्वेट के फॉर्म में हमारा इवेपोरेट हो रहा होता है हमारी बॉडी से वाटर, ठीक है। इसके बाद है फिश एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। फिश का जो एक्सक्रीट होता है वेस्ट सब्सटेंस जो होता है, जैसे कि अमोनिया उसे कह सकते हैं, आपको पता ही होगा NH3, तो क्या होता है वाटर में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। अब ये क्या होता है ना, इनका सेमी सॉलिड का मतलब आप समझते हैं पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता। बर्ड्स, इंसेक्ट्स और जो लिजार्ड होती है इनका जो एक्सक्रीट होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है जनरली, ठीक है। वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। और वाटर और जो मिनरल होते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अलोंग विथ वाटर टू द एंटायर प्लांट वाया द वेस्क्यूलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। देखिए न्यूट्रिएंट जो होते हैं अगर वो आपको आपके पूरे प्लांट में जो न्यूट्रिशन होते हैं वो वाटर के साथ अगर ले जाने होते हैं तो वो कौन करता है, ये काम करता है आपका जाइलम। आई होप ये क्लियर हुआ। इसके बाद है द वेस्क्यूलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट इज फ्लोएम। तो जाइलम आपका क्या करता था, न्यूट्रिशंस ले जाता था वाटर के साथ साथ सारे प्लांट में, ठीक है। जबकि आपका जो वेस्क्यूलर टिश्यू में फूड आपका ट्रांसफर करेगा हर अलग अलग पार्ट में, वो है फ्लोएम। आई होप ये क्लियर हुआ, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। देखिए मिट्टी से पानी जब इवेपोरेट होता है या पौधों से भी जब इवेपोरेट होता है, ये प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। जबकि अगर नॉर्मल पानी से जाएगा तो वो क्या होती थी, पानी से अगर भाप के फॉर्म में निकल जाती है ड्रॉपलेट्स तो वो क्या होता था, इवेपोरेशन, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स विच पुल्स अप वाटर एब्सॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू रीच द स्टेम एंड लीव्स। ट्रांसपिरेशन एक तरीके का ना फोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, वाटर को खींचता है एक तरीके से, और जो मिट्टी होती है ना उससे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जो कि कहाँ जा रहा होता है, स्टेम में और लीव्स में। आई होप ये समझ में आ रहा हो। ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद है ऑल ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या मतलब कुछ गुना में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने हर
अपने ही प्रकार को। इसके बाद है इन प्लांट देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट में 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, एक है आपका सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद है देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब देखिए जो एसेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे टाइप हैं। एक है फ्रेगमेंटेशन, एक है आपका बडिंग, फिर आपका स्पोर फॉर्मेशन और फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब आपको मैं जनरली बताऊं तो देखिए आपने क्या किया, आपने एक फूल की कटिंग लगा दी, आपने फ्लावर की कटिंग लगा दी। फ्लावर को आपको किसी और चीज़ से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने कटिंग लगा दी। तो एक टाइप का ये हुआ है सेक्सुअल, ठीक है, अमीबा है आपका, ठीक है। और एक आपका है बडिंग, हाइड्रा वगैरह, ठीक है, ये बडिंग फॉर्मेशन करते हैं। और एक उसमें आपने क्या किया ना, आलू लिया आपने, आलू का तना होता है ना, मतलब आलू को आपने क्या कर दिया, जमीन पे डाल दिया, तो उसके जैसा दूसरा फिर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तो मेल और फीमेल के क्या होते हैं, गैमेट्स के थ्रू, मेल और फीमेल के गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं उसके बाद आपका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद है इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। अगर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो अलग अलग प्लांट कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि पत्तियों से, स्टेम से, है ना, तना से, जड़ों से, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ये याद रखेंगे कि आप लोगों को गैमेट्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्यूजन कैसे होता है इसके बारे में पता होना चाहिए, मेल एंड फीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी इस चैप्टर से क्या हो सकते हैं, जनरली बन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। देखिए फ्लावर जो होता है ना एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, ठीक है। इसके बाद है अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल विथ ईदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। फ्लावर क्या हो सकता है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, और किसके साथ साथ, जो कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू, ठीक है। A bisexual flower has both the male and the female reproductive parts. कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं या फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें आपका क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, वो उसमें मेल और फीमेल दोनों के ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसके बाद है द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल। तो मेल के जो गैमेट्स में मिलते हैं, देखिए फ्लावर की बात हो रही है आपकी, मेल के जो गैमेट्स होते हैं वो किसके अंदर मिलते हैं, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। पॉलन ग्रेन्स के अंदर, पॉलन ग्रेन्स देखिए आपने फूल देखोगे ना, फूल के ऊपर से जो छोटे छोटे रेसे ऐसे नहीं होते हैं जो खुद जड़ जाते हैं, वो। इसके बाद है फीमेल गेमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल। और फीमेल गेट्स कहाँ होते हैं, ओव्यूल, जो आपकी फ्लावर की डंडी टाइप की होती है ना उसके नीचे आपको मिलेगा एक ओव्यूल शेप में, ठीक है। इसके बाद है pollination is the process of transfer of pollen grains from the from the anther of one flower to the stigma of the same or another flower। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर से जो आपको मैंने बताया रेसे से जो होते हैं फ्लावर के, वो उड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं, तो ये क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है। या खुद उसी प्लांट के किसी और उसमें भी बैठ सकते हैं। इसके बाद है पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। पॉलिनेशन 2 तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सेल्फ एंड क्रॉस। इन सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ध्यान दीजिएगा, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में क्या होते हैं, दूसरे फ्लावर के भी और सेम फ्लावर के भी, स्टिग्मा में जो आपके क्या होते हैं, चले जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है जनरली इसमें, ये आपको याद रखना है। तो सेल्फ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, सेल्फ के ही, खुद के ही एंथर से स्टिग्मा में चल जाते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, एक उसका जो एंथर होता है ना, एक फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके चले जाता है। आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद है पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। देखिए कभी कभी तो कीड़े आते हैं, कीड़े कुछ रस वगैरह ले रहे होते हैं फ्लावर का, वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, उनकी मदद से कभी कभी पॉलिनेशन हो जाता है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, वाटर की मदद से कभी कभी हो जाता है। देखिए बारिश वारिश हुई, झड़ गया, तो वो एक फ्लावर, मतलब तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में चले गया, और विंड से उड़ के चले गया। तो ये 3 तरीके के हैं पॉलिनेशन जिससे कि टेक प्लेस हो सकता है, यानी कि हो सकता है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट, देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए फ्यूजन क्या होता है, गैमेट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसका भी वो लाइन वाइज बना के कभी कभी ऑर्डर पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद है फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। ये ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए गैमेट, जाइगोट, फ्यूजन। तो देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा,
मैंने आप लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक मेल और एक फीमेल के जब आपको, अभी यहाँ पर को मैंने आपको ये लाइन बताई थी ऊपर, मेल और फीमेल के जो फ्यूज़न होता है ना, ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल का गैमेट जो होते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूजन, ठीक है। और द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो। इसके बाद देखिए, फ्रूट इज द मेच्योर ओवरी वेयर एज, नहीं, इसके बाद एक ऊपर लाइन भी आपकी थी, फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जाइगोट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। देखिए ये पेपर में बड़ा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये यूनिसेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर, और ऊपर भी आपसे पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी जब हम पूरा अच्छे से वो बताएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे इस लाइन को अच्छे से। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एक एम्ब्रायो में। फ्रूट इज द मैच्योर ओवरी वेयर एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड। फ्रूट क्या होता है आपका, एक मैच्योर ओवरी को क्या कहते हैं आपका फ्रूट, जबकि ओव्यूल क्या होता है, सीड के रूप में, बीज के रूप में आपका डेवलप होता है, विच कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, और जिसमें क्या होता है, एम्ब्रायो क्या होता है, डेवलप हो रहा होता है। सीड डिस्पर्स्ड इज एडेड बाय विंड वाटर एंड एनिमल्स। सीड का जो डिस्पर्जल होता है वो हवा से, पानी से या जानवरों की वजह से होता है। सीड डिस्पर्जर हेल्प द प्लांट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और सीड का डिस्पर्जल क्या होता है ना, प्लांट को बचाता है और बहुत ज़्यादा ओवर क्लाउडिंग होने से। अवॉइड कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स, कोई कंपटीशन नहीं होता है यहाँ पे सनलाइट वाटर या मिनरल्स के लिए। और इन्वेट न्यू हैबिटेट्स, ठीक है, नए हैबिटेट्स के लिए भी। आई होप एकदम क्लियर हुआ हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, ये डिस्टेंस और स्पीड एंड डिस्टेंस पे बेस्ड है। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। आप लोगों को पता भी होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बराबर डी अपॉन टी। आई होप ये क्लियर हो रहा हो, ठीक है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर। और स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की हमारी इस चीज में मदद करती है कि कौन एक दूसरे से ज्यादा तेज चल रहा है, कंपेयर कर सकते हैं ना हम। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। इट्स बेसिक यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो बताती है कि इसने मतलब अगर टाइम को हम डिवाइड करें उसके हिसाब से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। इसकी जो बेसिक यूनिट आपकी होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट है आपकी मीटर और टाइम की होगी सेकेंड। इसके बाद है पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। पीरियोडिक मतलब लगातार आने वाले, है ना, या सेम इंटरवल ऑफ टाइम को जो रिपीट करते हैं। ये क्या करते हैं, पीरियोडिक इवेंट जो होते हैं, अब टाइम मेजरमेंट मतलब समय का मापन करते हैं। पीरियोडिक मोशन ऑफ अ पेंडुलम हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉक्स एंड वॉचेस। आप लोगों ने देखा होगा पीरियोडिक मोशन का यूज करते हुए बहुत सारी घड़ियां बनती हैं, अगेन उसी टाइम पे वो बेल बजाती हैं, तो ये सारी क्या है, पीरियोडिक मोशन को पे बेस्ड है। इसके बाद है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन क्या है उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाई जा सकती है। देखिए जैसे ये है, इसमें क्या है, ये आपका एक ग्राफ मैंने बनाया, इसमें मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, यानी कि डिस्टेंस और स्पीड क्या है आपकी सेम है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताया था ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था, जिसमें क्या था, कांस्टेंट स्पीड के साथ वो जा रहा था। कभी ऐसा भी हो सकता है स्पीड आपका स्पीड जो है देखिए वो वेरी कर सकती है। कैसे, डिस्टेंस और टाइम वेरी करेंगे तो स्पीड क्या करेगी, वेरी करेगी। आई होप ये समझ में आया हो। नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये चैप्टर। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बाय द सिंबल। देखिए बहुत कन्वीनियंट होता है अगर हम इलेक्ट्रिक सिंबल को कैसे पढ़े, आपके इलेक्ट्रिक सिंबल्स को हम उनके कंपोनेंट के फॉर्म में अगर पढ़े, जैसे कि आपको सेल पता होना चाहिए, आपको बैटरी पता होना चाहिए। यूजिंग दीज एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ सर्किट डायग्राम। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को सर्किट डायग्राम के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा बहती है, द वायर गेट्स हीटेड, वायर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो वो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही क्या है, करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। दिस इफेक्ट हैज मेनी एप्लीकेशंस। और ये जो इफेक्ट है इसके बहुत सारे क्या है, एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद है वायर
Wires made from some special materials melt quickly and break when large electric currents are passed through them. कुछ वायर्स ऐसे होते हैं ना, देखिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत, देखिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं आपके। उनका जो मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, जल्दी क्या हो जाता है आपका, गल जाता है। तो जब उनसे, लेकिन कब पिघलता है, जब उनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही होती है। दीज मटीरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस विच प्रिवेंट फायर एंड डैमेज टू द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा हम हमेशा क्या कोई भी मतलब एलिमेंट लेते हैं जो कि क्या हो, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत कम हो, ताकि वो ऐसा कभी भी अगर आग वाग लगने के चांसेस हों या कुछ भी डैमेज होने के चांसेस हों, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस पहले ही गल जाए। एमसीबी वाला इसीलिए आजकल चला है, आप लोग देखते हुए होंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट की तरह काम करेगी, मतलब मैग्नेटिक मटीरियल्स को अपनी तरफ क्या करेगी भाई, अट्रैक्ट भी करेगी, है ना, सच एज आयरन, निकिल, कोबाल्ट, है ना। अब देखिए इसके बाद है अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आप ऐसा कह सकते हैं, एक वायर के चारों तरफ एक करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, अगर उसको, एक इंसुलेटेड वायर जो आपका होता है, अगर उसको चारों तरफ उसके बांध दिया जाए, रैप कर दिया जाए, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो काम करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल जैसा बन जाता है। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन मैनी डिवाइस। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं अलग अलग बहुत सारी डिवाइस में आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इट इज़ अबाउट लाइट। लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। ये मैंने 6th क्लास की जो वीडियो बनाई है उसमें भी अच्छे से समझाया है कि लाइट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से ट्रेवल कर सकती है, आप ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद है एनी पॉलिश्ड और अ शाइनिंग सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर। कोई भी पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस क्या करता है, मिरर की तरह काम करता है। देखिए जैसे कोई एक मिरर है, इसके मैंने एक साइड क्या कर दिया, इसका एक साइड मैंने इसको पॉलिश कर दिया, तो अब कोई रे आएगी, सपोज ये एक रे है, ये आई, ये किस तरीके से जाएगी, ये सारा मुझे इसमें इजीली क्या हो सकता है, दिख सकता है। जो कि आप शीशा जो हम घर में यूज़ करते हैं वो यही तो है, तभी तो हमें उसमें अपना इमेज दिखाई देता है। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। ठीक है, इस फिगर को हम ऐसे भी समझ सकते थे, ये कोई रे आई, इसके बाद ये यहाँ से ये रे चली गई। ठीक है, ये क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा हो। और ये कैसा, पॉलिश सरफेस थी। ठीक है, जब कोई रे किसी पॉलिश सरफेस पे आती है और टकराती है, उसी मीडियम में वापस चल जाती है, इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट इसमें हम ये समझ रहे हैं जस्ट कि वो हमें दिखता क्यों है, क्योंकि एक पॉलिश सरफेस पे अगर रे आती है, टकराती है, तो हमें वो एक मिरर की तरह काम करने लग जाती है, दर्पण की तरह। ठीक है, इसके बाद है एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी इमेज जो स्क्रीन में मिलती है, ऑब्टेन होती है स्क्रीन में, उसे रियल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज क्या, रियल इमेज कौन से लेंस में बनती है या किस मिरर में बनती है, इसके बारे में बात करेंगे। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। एक ऐसी इमेज जिसे पर्दे में नहीं बनाया जा सकता, उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है जैसी होगी वैसी। ठीक है, एज इट इज कोई चीज होती है तो इमेज, जैसे अगर आपने कॉइन रखा शीशे के सामने तो आपको कॉइन ही दिखाई देगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि हाथी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इरेक्ट का मतलब होता है एज इट इज। अगर आप शीशे के सामने खड़े होंगे तो आप ही दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से। इट इज वर्चुअल एंड इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात वर्चुअल का मतलब होता है कि कभी भी प्लेन मिरर की जो इमेज होती है उसे हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कभी भी प्लेन मिरर की इमेज को। ठीक है, वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जिसे स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। आई होप ये समझ में आ रहा हो। मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करते रहूंगी, ध्यान से सुनिएगा। रियल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसे हम पर्दे पे, जो इमेज पर्दे पे मिलती है उसे रियल इमेज कहते हैं। जो पर्दे पे ऑब्टेन नहीं हो सकती उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है एज इट इज, जैसी है वैसी की वैसी ही दिखाई देगी। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो पर्दे पे नहीं मिल सकती, यानी कि वो वर्चुअल होती है। इरेक्ट होती है यानी कि एज इट इज होती है, जैसे ही होती है, जैसे आप होंगे वैसे ही सेम, और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा एकदम सेम वैसी बनेगी। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज इन द फ्रंट ऑफ इट। और ध्यान दीजिएगा, जितने आगे उसके ऑब्जेक्ट रखी होगी ना, जितने आगे अपने ऑब्जेक्ट रखी होगी उतना ही डिस्टेंस वो पीछे दिखाती है। तो मतलब अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर आपने 2 आगे रखी होगी तो 4 आपका दिखाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे। इन एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर, अगर किसी मिरर में
इमेज फॉर्म हो रही है। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो उसका लेफ्ट साइड होगा वो राइट साइड दिखाई देगा। अक्सर आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं और अगर आप पल्ला डाल रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका लेफ्ट नहीं, आपका राइट में आपने डाला हुआ है, ठीक है, ये ऑब्टेन होती है इमेज। एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड। आई होप ये क्लियर हो। उसके बाद है अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कॉन्केव मिरर कैसी इमेज बना सकता है? रियल इमेज मतलब जो पर्दे पे मिल सकती है, और इन्वर्टेड भी इमेज। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता होगा? क्या इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है? तो आप लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी मुझे बताएंगे, ठीक है। एकदम उल्टी इमेज बनती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, जैसे ही ऑब्जेक्ट को मिरर से बहुत ही ज्यादा नजदीक रखा जाता है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, जिसको कि हम पर्दे पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब एज इट इज। मैग्नीफाइड मतलब, मैग्नीफाइड का मतलब आप समझ सकते हैं और ज्यादा जूम्ड या प्रतिबिंबित, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, मतलब एज इट इज होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब आप समझ सकते हैं, उसको आप पर्दे पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। स्मॉलर इन द साइज देन द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ध्यान दीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है? इरेक्ट, एज इट इज। कहने का मतलब ये है वर्चुअल, यानी कि पर्दे पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती है या की जा सकती है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नहीं की जा सकती है वर्चुअल का मतलब होता है। स्मॉलर इन साइज मतलब साइज में छोटी होगी, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर से है। और जबकि कॉन्केव मिरर में क्या होता है? कॉन्केव मिरर में एक्चुअल में रियल और इन्वर्टेड बनती है, लेकिन आप करीब ले जाएंगे तो आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद है कॉन्वेक्स लेंस। अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो रियल इमेज भी बनाता है और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, जब ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत ही ज्यादा नजदीक रखा जाता है, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। व्हेन यूज टू सी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड, द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइंग लेंस। जैसे ही मैग्नीफाइड करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है लेंस को, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग लेंस कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है। जबकि कॉन्केव लेंस क्या करता है? कॉन्केव लेंस ऑलवेज हैज इरेक्ट। हमेशा कॉन्केव लेंस की क्या होती है? इरेक्ट, यानी कि एज इट इज। वर्चुअल यानी कि पर्दे पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती और स्मॉलर होती है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। आप लोग ने एक मजेदार काम अगर करके देख सकते हैं, एक पन्ना लिया, उस पर 7 कलर करेंगे आप, फिक्स मतलब कुछ कलर्स होते हैं 7 प्राकृतिक कलर्स, उन कलर्स को अगर आप करेंगे और उसके बाद अगर आप उसको 7 अलग कलर्स को करके उसको एक पंखे की तरह उसको जोड़ दीजिए, और अगर आपको घुमाएंगे ना तो आपको ऐसा अपीयर होगा, व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि व्हाइट कलर 7 कलरों में क्या होता है? स्प्लिट होता है। आई होप ये समझ में आया हो। देखिए, अगर कोई लेंस, ये जो लेंस है आपका, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है। और जबकि ये लेंस क्या है आपका? कॉन्केव लेंस है। जो बीच में से मोटा हो वो होगा कॉन्वेक्स, जबकि जो बीच में से पतला होगा वो क्या होगा? कॉन्केव। आई होप ये समझ में आया हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा, इसमें ये हमारा आपका ये जो चैप्टर है ना, ये जल से रिलेटेड था, यानी कि पानी से रिलेटेड था। इसमें एक सक्सेसिव और हम ऐसा कह सकते हैं सक्सेसफुल इनिशिएटिव के बारे में बात किया था, उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। राजस्थान इज अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। ये आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है। राजस्थान क्या है? बहुत गर्म और क्या है आपका? ड्राई प्लेस है, सूखा मतलब रहता है। द चैलेंज ऑफ नेचुरल स्कैरिटी ऑफ वाटर वॉज मेड बाई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने देखा होगा पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, स्कैरिटी मतलब होता है कमी होना। अ बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड अ ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू अ ग्रीन प्लेस। अब ये पेपर में आ सकता है कौन से एरिया में क्या कर रखा है, मतलब जो कौन सा एरिया था जो ड्राई था, और अलवर कहाँ है, कौन सा किस जगह का है? राजस्थान का है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने ग्रीन प्लेस बनाने की कोशिश करी। दे हैव रिवाइव्ड 5 ड्राइड अप रिवर्स। उन्होंने 5 जो सूखी हुई नदियां थी उनको क्या क्या दोबारा से सही करने की कोशिश करी। कौन कौन सी थी वो? अरवेरी, रुपरेल, सरसा, भगानी एंड जाजावेल। बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कन्वर्ट करते हुए उन्होंने ये काम किया। और फिर इसके में एक नीचे से कोट भी दिया गया है, हमारा जल हमारा जीवन, ठीक है। आप लोगों को पता ही है पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद वाटर चैप्टर के बाद में आते हैं, वाटर कितना एसेंशियल है आपको पता है। और ये आपको याद होना चाहिए 22 मार्च क्या है? वर्ल्ड वाटर डे। देखिए वाटर, क्योंकि ये भी आपके 6 में आप पढ़ चुके हैं, या इस क्लास में भी आपके थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में बताया गया है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। वाटर जो है सभी जीव जंतु के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट। देखिए जीवन संभव नहीं है पानी के बिना। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर क्या है? 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ठीक है।
थ्रू वाटर इज मेंटेन्ड बाय द वाटर साइकिल. वाटर क्या होता है? वाटर साइकिल से मेंटेन होता है. येट देयर इज एन एक्यूट स्केस्टी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. देखिए बहुत सारे पार्ट है जो हमारे ग्लोब में जिसमें वाटर की क्या है, कमी होने लग गई है. आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि वाटर साइकिल मतलब यार पानी का एक चक्र जैसा बना हुआ है ना. ड्रॉपलेट्स बनेंगी, कंडेंस होंगी, बादल बनेंगे, तब जाके बारिश आएगी, तब जाके फिर वो जो नदियों का पानी कम हो गया था उसका स्तर बढ़ेगा. इस तरीके से सारी चीज कंपाइल होती रहती है. देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. मच ऑफ इट हैज रिजल्टेड फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारा पानी कम ही हुआ है. ज़्यादा तो क्या, देखिए बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का, है ना, बराबर नहीं है. रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स एंड मिसमैनेजमेंट्स आर सम ऑफ कॉजेस फॉर वाटर शॉर्टेज. देखिए बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज बनाई गई, औद्योगिक जो कंपनियां हैं या जो कारखाने हैं बहुत ज़्यादा बना दिए गए हैं. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. ग्रोइंग इरिगेशन, देखिए सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए. तो ये मिसमैनेजमेंट जो है, पानी की कमी इन्हीं की वजह से हो रही है. ठीक है. वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स, द लीकिंग टैप्स इन building and other places. Unnecessary use of water and overdrawing for groundwater should be avoided. Recharge of water to the ground should be increased. देखिए आप ग्राउंड वाटर तक सब लोग क्या लगा देते हैं आजकल, मशीन लगा देते हैं, नीचे से भी पानी खींचने की कोशिश करते हैं. अब देखिए पता नहीं कहाँ से आएगा पानी. ग्राउंडेड वाटर भी हम लोग ले रहे हैं, नॉर्मल वाटर भी हम देखिए टैप खुला छोड़ देते हैं. बहुत सारे लोगों को टैप खुला छोड़ना बहुत मजा आता है. तो आप ये नहीं सोचते हैं, पहले तो आधी जनता को पानी ऐसे ही नहीं मिल पा रहा है, फिर अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए क्या बचेगा, या हमारे खुद के लिए ही क्या बचेगा. ठीक है. तो ये बहुत ही चिंताजनक है. अब देखिए द नीड ऑफ द आवर इज दैट एवरी इंडिविजुअल यूजेस वाटर इकोनॉमिकली. आप देखिए आजकल तो घंटे के हिसाब से, मतलब हर चीज के हिसाब से आप लोगों को बहुत सोच समझ के पानी को, आर्थिक रूप से भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए पानी को किस तरीके से यूज करना है. प्लांट्स विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप इफ दे आर नॉट वाटर्ड फॉर अ फ्यू डेज. देखिए प्लांट भी क्या होंगे, कुछ टाइम में सूख जाएंगे अगर उनको पूरी तरीके से पानी नहीं दिया जाएगा. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस. और क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना पीना, चाहे आप बाथ ले रहे हैं, चाहे आप यू आर वॉशिंग यूटेंसिल्स, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना. इसके बाद हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में. वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट सराउंडिंग अस. हमारे आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं. फॉरेस्ट इज अ सिस्टम कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते, जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, और बहुत सारे क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं. बहुत छोटे छोटे जीवाश्म भी उसमें हमारे होते हैं. फॉरेस्ट इज अ सिस्टम comprising various plants, animals and microorganisms. ये हमने पढ़ लिया था. In a forest, trees from the uppermost layer followed by shrubs, the herbs from the lowest layer of vegetation. फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, देखिए अपर मोस्ट लेयर में उनमें क्या पाए जाते हैं, श्रब्स पाए जाते हैं. श्रब्स देखिए हर्ब्स से थोड़े बड़े होते हैं. और हर्ब्स फ्रॉम द लोएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन. ठीक है. वेजिटेशन की जो लोएस्ट लेयर होती है वो क्या है, आप लोग देखा भी होगा, पुदीना वगैरह, ये सारे मिंट, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम यूज करते हैं ना, धनिया, ये सब क्या है, हर्ब्स में आती हैं आपकी. इसके बाद है डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. जो हमारी वेजिटेशन होती है ना, उसकी जो अलग अलग परतें होती है, उसमें भी क्या होता है, फूड्स, वो अलग अलग फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है. देखिए कुछ कीड़ों को भी फूड प्रोवाइड करती हैं, शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, और कुछ बर्ड्स को भी, ये सब. ठीक है. द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. देखिए अलग अलग कंपोनेंट जो होते हैं फूड के, वो एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है. द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट. फॉरेस्ट जो है वो देखिए बदलाव भी उसमें आते जाता है, वृद्धि भी उसमें आती है, और रीजनरेट यानी कि दोबारा से जनरेट भी वो होता है. इन द फॉरेस्ट देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होता है किस किस का, मिट्टी, पानी, हवा और वहां रहने वाले जीवाश्मों का. ठीक है. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन. और फॉरेस्ट क्या करता है, मृदा अपरदन से, यानी कि मिट्टी का जो कटना या बहना होता है उससे भी क्या करता है, रोकता है. क्योंकि देखिए मिट्टी में फर्मली क्या होता है, उसकी जड़ें या उसके तना क्या होता है, टिका होता है, जो कि उसको झड़ने से, गिरने से, टूटने से क्या करता है, उसको बचाता है. सॉइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट. सॉइल क्या करती है, मदद करती है फॉरेस्ट को बढ़ने में और दोबारा से जनरेट होने में. आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया हो. इसके बाद है फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. देखिए फॉरेस्ट जो जिनका जीवन फॉरेस्ट पे ही निर्भर है, उनके लिए तो वरदान है एक तरीके से ना, लाइफ लाइन है.
जिनका सहारा है। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। फॉरेस्ट जो होते हैं ना, देखिए एयर, हवा में शुद्धिकरण कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट से ही आएगा ना। अमेजोन जैसा इतना बड़ा जंगल जो है, अगर वो जल जाएगा तो सोचिए, वहाँ सोचिए जो इतनी ज़्यादा मात्रा में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइवलीहुड के लिए, है ना। वाटर साइकिल के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट जो है, और हमारे जलवायु जो है उसके लिए भी, यानी कि मौसम कैसा होगा उसके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर ये है वाटर के बारे में, और ऐसा वाटर जो कि सीवेज वगैरह में चले जाता है, या किस तरीके से उसको सुधारते हैं क्या, उसके बारे में इस चैप्टर में है। यूज्ड वाटर इज वेस्ट वाटर। जो वाटर हम यूज कर लेते हैं उसे वेस्ट वाटर, क्योंकि यूज्ड मतलब आपने उसको यूज कर लिया किसी भी काम के लिए। वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज, लेकिन देखिए वेस्ट वाटर को भी क्या करा जा सकता है, दोबारा से रीयूज किया जा सकता है। बहुत सारी मशीन से, बहुत सारे प्रोडक्ट्स से बना दिए गए हैं। इसके बाद ये है नेक्स्ट पॉइंट, वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, इज कॉल्ड सीवेज। देखिए वेस्ट वाटर जो जनरली होता है उसे सीवेज कहते हैं। वेस्ट वाटर को क्या कहते हैं, सीवेज। और वेस्ट वाटर कौन कौन सी जगह पे हो रहा है, घरों में, और कारखानों में, देखिए कृषि के फील्ड जो होते हैं, मैदान जो होते हैं, और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानों के और काम की वजह से भी। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट विच कॉजेज वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। सीवेज क्या होता है, एक तरीके से लिक्विड का वेस्ट होता है, जो कि आपका क्या होता है, वाटर और सॉइल, मिट्टी, एक तो मिट्टी में प्रदूषण फैला रहा है और एक दूसरा पानी में भी। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और वेस्ट वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है, यानी कि उसको सही करने के तरीके क्या है, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट्स रिड्यूस पॉल्यूटेंट्स इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। देखिए पहले वो क्या करते हैं ना, वो प्लांट्स क्या करते हैं, पहले वो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रदूषक होते हैं, जो उसमें गंदगी फैला रहे होते हैं, उसको उससे बहुत एक लेवल तक उसको हटा देते हैं। फिर बाकी नेचुरली वो वाटर से सारी गंदगी क्या हो जाती है, हट जाती है। इसके बाद है वेयर ग्राउंडेड सीवेज सिस्टम्स एंड रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम्स आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पर क्योंकि अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम नहीं है या रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं द लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड। जो कि सस्ता पड़ता है उसको अडॉप्ट तब भी करना चाहिए ताकि पानी क्या हो सके, बचा सके हम। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। वेस्ट वाटर के बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या है, देखिए स्लज है और बायोगैस है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है। उसके बाद है ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्क्यूटोज एंड ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज। देखिए अगर आप ओपन ड्रेन सिस्टम होगा ना, ओपन सिस्टम होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कितने गंदे गंदे मच्छर पनपते हैं, मक्खियां पनपती हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म पनपते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियां वहां पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है वी शुड नॉट defecate in the open. It is possible to have safe disposal if excreted by low cost method. देखिए हमें क्या करना चाहिए, अब टॉयलेट्स को इतना ज़्यादा क्यों प्रमोट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, इसीलिए ना, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर उससे क्या होता है कि स्वच्छता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और दूसरी बात ये है अगर उससे बहुत सारी बीमारियां भी हमारे समाज में क्या होंगी, कम होंगी। तो लो कॉस्ट मेथड ऐसी यूज़ की जा रही है जिससे कि ये सारी चीज़ें कम से कम हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब सो दैट वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड विल मेक फर्दर सच गुड वीडियोज़ फॉर यू। देखिए सारे के सारे चैप्टर 7th क्लास के मैंने इस एक वीडियो में ही क्या कर दिए, कंपाइल करके ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा देन विल मेक सम मोर वीडियोस लाइक दिस। अब 8th क्लास की एक वीडियो रह जाती है, वो बनेगी, और 6th, 7th, 8th की एक वीडियोस और आएंगी जिनमें कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो आएंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपके जो इंपॉर्टेंट मतलब जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स रिलेटेड 7th क्लास में बेसिकली आपके बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस ऑन किया गया है। प्लांट्स के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ड अप करके बताई गई हैं। ये सारे हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर ये सारे हम भी काम करने के लिए मोटिवेट तभी हो पाएंगे जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप ये सब करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।